आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग पिछला क्लास में चोल शासकों के बारे में पढ़ रहे थे और सबसे पहला प्रश्न हमने चोल शासकों के प्रशासन से संबंधित पढ़ा ये। और चोल प्रशासन का जो मुख्य विशेषताएं था वो सबसे पहला केंद्रीय प्रशासन, फिर भू राजस्व प्रशासन, फिर स्थानीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन था। और हमने इन चारों के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ा था। और इन चारों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका स्थानीय प्रशासन है। और स्पेशली हम लोग इस टॉपिक पर आज एक प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है हमारा ये, चोल प्रशासन पर उसके स्थानीय स्वायत्त प्रशासन पर प्रकाश डालते हुए निबंध लिखिए। अथवा इसी प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रबंध में स्थानीय सभाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए, या फिर चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और यह प्रश्न आपका छठा जेपीएससी का मेंस एग्जाम में पूछा गया है 40 मार्क्स में। तो आइए इसका आंसर हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप वीडियो को देखिएगा अच्छा से। उसके बाद जब पीडीएफ ग्रुप में दे दिया जाएगा तो पीडीएफ को 1 से 2 बार खुद से रीड कीजिएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद पता चलेगा कि आप आंसर खुद से लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। पहले आप समझिए। तो चोलों ने अपने लंबे शासनकाल के दौरान न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया बल्कि एक उत्कृष्ट शासन प्रणाली का भी निर्माण किया। ये तो सिंपल सा बात है और हमने पिछला क्वेश्चन में जो पढ़ा था वही आपको यहाँ भी मिलेगा। तो सबसे पहले चोल शासकों ने अपना एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। अब किस प्रकार से विशाल साम्राज्य का निर्माण किया ये हम लोग अगला प्रश्न में पढ़ेंगे। और इस विशाल साम्राज्य का एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इसका खुद का, यानी कि खुद का नहीं बोल सकते, स्वायत्त स्थानीय स्वशासन प्रणाली, यानी कि जिस प्रकार से वर्तमान ग्रामीण शासन चलता है ना, यानी कि ग्राम पंचायत, सेम उसी प्रकार से। इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक चोल शासकों को ही माना जाता है। और ये हम लोग काफ़ी बार डिस्कस किए। तो एक उत्कृष्ट शासन प्रणाली का भी निर्माण किया जिसकी सर्वोत्कृष्ट विशेषता स्थानीय स्वशासन प्रणाली थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चोलकालीन शासन प्रणाली में हमें केंद्र नियंत्रण के साथ साथ ग्रामीण स्वायत्तता का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। रोमिला थापर के अनुसार, ये नाम आपको याद रखना है, रोमिला थापर। तो इसके अनुसार उस समय गांवों को दी गई यह स्वायत्तता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चोल अधिकारी गांवों के मामलों में प्रशासकों के रूप में नहीं बल्कि परामर्शदाताओं और प्रेक्षकों के रूप में भाग लेते थे। यह हमने पिछला प्रश्न में भी पढ़ा था कि जो भी चोल अधिकारी सब था वो गांव का किसी भी मामलों में एक प्रशासक के रूप में शामिल नहीं होते थे बल्कि एक परामर्शदाता के रूप में शामिल होते थे और परामर्श वगैरह भी दिया करते थे। हमने पढ़ा भी था ये चीज़। ग्राम स्वायत्तता के पीछे आधारभूत मान्यता यह थी कि ग्रामीणों को वह अपनी व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए और वह अपनी व्यवस्था स्वयं कर सके, इसके लिए ग्राम सभा का गठन किया जाता था तथा सारी सत्ता इस ग्राम सभा के हाथ में होती थी। यानी कि जो भी डिसीजन वगैरह लेना होता था छोटा मोटा काम से संबंधित, सब ग्राम सभा में ही कंप्लीट हो जाता था। और जो भी सारी सत्ता, जितना भी सत्ता था गांव, मतलब एक ग्रामीण सभ्यता में, ग्रामीण में, यानी कि ग्राम स्तर पर जितना जो भी पावर वगैरह था, जो सत्ता था, वो ग्राम सभा के ही हाथों में होती थी। जिस प्रकार से हमारी ग्रामीण सभ्यता है वर्तमान में, यही सभ्यता उस टाइम चोल साम्राज्य में हुआ करती थी। तो पहला पैराग्राफ में अगर आप समझ गए होंगे इस पैराग्राफ को तो काफ़ी इजी हो गया होगा आपको राइटिंग करने के लिए। यानी कि अगर आप समझ गए होंगे कि हमने क्या लिखा है तो आप खुद से इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन दिया चोल साम्राज्य के बारे में कि किस प्रकार चोल साम्राज्य ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, किस प्रकार से साम्राज्य का निर्माण किया। विशाल साम्राज्य ये हमारा टॉपिक नहीं है,
बल्कि एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। और इस साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? तो स्थानीय स्वशासन प्रणाली। अब रोमिला थापर भी यही बात बोल रहा है। रोमिला थापर के अनुसार कि उस समय गांवों को दिए जाने वाली यह स्वायत्तता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब चोल अधिकारी जो भी गांव संबंधित मामला होता था, जो भी, वो एक प्रशासक के रूप में नहीं आते थे, बल्कि एक परामर्शदाता के रूप में आते थे। और ग्रामीण व्यवस्था स्थापित करने का सबसे बड़ा जो ये लोग का आधारभूत ढांचा था या फिर आधारभूत मान्यता था, आधारभूत मान्यता बोलिए, तो क्या था कि गांव का जो भी प्रॉब्लम है ग्रामीण वासियों का, यानी कि जनसाधारण तक हम लोग बोल सकते हैं, जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होता था वो सभी आपस में ही सॉल्व कर लिया जाता था ग्राम सभा के माध्यम से। इसीलिए ये व्यवस्था की गई थी। तो वह अपनी व्यवस्था स्वयं कर सके, इसके लिए ग्राम सभा का गठन किया जाता था और सारी सत्ता ग्राम सभा के हाथ में होती थी। तो ये रहा हमारा सबसे पहला पैराग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बड़े बड़े गांवों में जहाँ की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था अधिक जटिल थी। अब देखिए, छोटा छोटा गांव में तो हम लोग समझ गए, लेकिन जो बड़ा बड़ा गांव होता था जहाँ पे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था अधिक जटिल होती थी, वहाँ पे एक ही समय में विभिन्न प्रकार की सभाएं हो सकती थी। यानी कि मान के चलिए कोई बहुत बड़ा गांव है तो वहाँ पे 2-3 सभा भी आयोजित हो सकता था। एक ग्रामीण एक ही अवसर पर एक से अधिक सभाओं का सदस्य बन सकता था। यानी कि कोई एक ग्रामीण है, वो एक ही टाइम पे 2 या 2 से अधिक सभा का सदस्य बन सकता है या फिर मेंबर बन सकता है। उसके बाद इस सभाओं के गठन के लिए ग्राम को वार्ड में यानी कि हलकों में विभाजित किया जा सकता था तथा हर वार्ड की अपनी सभा हो सकती थी। सभाओं के सदस्य व्यावसायिक समूहों के प्रतिनिधि अथवा ग्राम के विभिन्न कार्यों की देखभाल करने वाले व्यक्ति होते थे। देखिए, काफ़ी इजी है, चीज़ों को आप समझिए। अगर मान के चलिए कोई बहुत बड़ा गांव है तो उस गांव की सामाजिक स्थिति या फिर ये सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था इतना बड़ा गांव को संभालने के लिए। तो क्या होता था, इसको छोटा छोटा वार्डों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था और जो छोटा छोटा वार्ड बनता था इसका अपना अलग से सभा हो सकता था। वही हमने लिखा है। और एक सभा में एक ग्रामीण एक से अधिक सभाओं का मेंबर भी बन सकता था। तो यही पैराग्राफ, यही सब बात हमने इस पैराग्राफ में लिखा है कि बड़े बड़े गांव में जहाँ की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थोड़ा ज़्यादा जटिल होती थी, वहाँ पे एक से अधिक सभाएं भी हो सकती थी और एक ही ग्रामीण एक से अधिक सभाओं का सदस्य बन सकता था। और सभाओं का जो गठन किया जाता था वो वार्ड में किया जाता था और हर वार्ड का अपना अपना सभा होता था और उन सभाओं का जो सदस्य होता था वो समूह के प्रतिनिधि या फिर गांव का जो अलग अलग कार्य की देखभाल करने वाले कोई भी व्यक्ति हो सकते थे। व्यावसायिक समूह के प्रतिनिधि अथवा ग्राम के विभिन्न कार्यों की देखभाल करने वाले व्यक्ति हो सकते थे। तो ये हो गया हमारा ग्राम सभा के बारे में कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रत्येक गांव में एक महासभा होती थी। अब गांव में जो महासभा का आयोजन किया जाता था उसके बारे में अब हम लोग लिख रहे हैं। तो महासभा की 3 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। हमने पिछला क्वेश्चन में जो पढ़ा था वही बात को हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। तो महासभा की 3 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। आपको याद रखना है, पहला ऊर, दूसरा सभा, तीसरा नगरम। चाहे तो आप यहाँ पे एक पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं, उसके बाद चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर फ्लो डायग्राम भी बना सकते हैं। जहाँ जहाँ पॉइंट आएगा वहाँ वहाँ आप फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। तो पहला ऊर है जो एक सामान्य प्रकार के ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम के सभी वयस्क पुरुष भाग लेते थे। हमने पिछला क्वेश्चन में भी यही चीज़ पढ़ा था। कभी कभी एक बड़े गांव में सुव्यवस्था हेतु 2 ऊर भी हो सकती थी। यानी कि अगर गांव थोड़ा सा बड़ा है तो 2 ठो ऊर का आयोजन किया जा सकता था। ये हो गया ऊर के बारे में।
दूसरा सभा के बारे में, तो सभा क्या होता था, तो ब्राह्मणों की संख्या जहाँ पे होती थी वहीं पे सभा का आयोजन किया जाता था। तो वही बात लिखा है हमने कि दूसरा सभा जो गाँव में निवास करने वाले ब्राह्मणों की संख्या थी या केवल उन गाँव में होती थी जो ब्राह्मणों के गाँव थे। तीसरा नगरम, जो व्यापारिक केंद्रों में पाए जाते थे। नगरम कहाँ पे पाया जाता था, व्यापारिक केंद्रों में, तथा व्यापारिक हितों की रक्षा करना उनका एकमात्र मुख्य कार्य था। नगरों में लाए जाने वाली वस्तुओं पर कर निर्धारण एवं कर वसूली का कार्य भी नगरम करती थी, यानी कि टैक्स लगाने का कार्य नगरम ही किया करता था। और नगरम की प्रबंध समिति करारोपण द्वारा संग्रहित धन का उपयोग करके नगर विकास, यातायात में, हाट बाजार की व्यवस्था, ये सब में अपना इन सब का डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता था। तो हाट बाजार की व्यवस्था तथा नगर के औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास के लिए करती थी। तो ये था हमारा महासभा के बारे में, जिसमें आपको याद रखना है 3 पॉइंट, पहला उर, दूसरा सभा, तीसरा नगरम। और अगर आप चीज़ों को समझ गए होंगे या 1 से 2 बार अगर आप खुद से पढ़ लेंगे तो आप आसानी से इस कंप्लीट पैराग्राफ को लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सभा के सदस्यों का चुनाव, अब देखिए सदस्य मेंबर जो होता था, सभाओं का मेंबर जो होता था, सभाओं का मेंबर या फिर सभाओं का सदस्य, उसको किस प्रकार से चुना जाता था वो हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है। तो सभा के सदस्यों का चुनाव सामान्यतः लॉटरी निकाल करके किया जाता था और सदस्य वही हो सकता था जो कि निर्धारित न्यूनतम शर्तें पूरा करता हो। कुछ कंडीशन भी था सदस्य बनने के लिए। अब ये कंडीशन क्या था, तो यह शर्त आयु संबंधी, आर्थिक हैसियत संबंधी, शैक्षिक एवं चारित्रिक हो सकती थी। तो ये सब कुछ कंडीशन है। सभा का कार्य सुचारू रूप से चल सके इसके लिए समिति गठन की व्यवस्था की जाती थी। सभा को संचालन करने के लिए समिति बनाया जाता था और गांव की सभा के आय व्यय व कार्यों का पूरा लेखा जोखा रखा जाता था। सभा में किस प्रकार से, मतलब क्या क्या काम को किया जा रहा है, इन सबों का हिसाब किताब यहाँ पे रखा जाता था और कितना आय व्यय हो रहा है, यानी कि कितना पैसा आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है, इन सारे मामलों का लेखा जोखा यहाँ पे रखा जाता था तथा आय व्यय के हिसाब की बाकायदा जांच की जाती थी। तो ये है हमारा सभा के सदस्यों के बारे में और किस प्रकार से चुनाव होता था। तो ये आपको लिख देना है और लास्ट में सभा का कार्य क्या होता था वो आपको लिख देना है। अब सभा के प्रमुख कार्य थे, तो ये तो हमने लास्ट लाइन में हालांकि थोड़ा सा मेंशन किया, बट आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे पॉइंट बना के लिख देना है। सभी के प्रमुख कार्य थे, सभा नहीं है, सभी, यानी सभा, समिति, जितना सारा चीज़ है यहाँ पे, सबका प्रमुख कार्य क्या क्या था। तो पहला पॉइंट, सरकार के लिए कर निर्धारण करना। देखिए इसको आप एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से लिख दीजिएगा एग्जाम में तो बढ़िया रहेगा, लेकिन हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में ही लिखा है। तो सरकार के लिए कर का निर्धारण करना और विशेष स्थानीय कार्यों का कर लगाना, स्थानीय कार्यों के लिए कर लगाना, यानी कि टैक्स का निर्धारण करना कि कितना टैक्स रहना चाहिए, और जो कार्य है मतलब किसी स्पेशल काम के लिए टैक्स लगाना, कर का निर्धारण करना और कर लगाना, फिर दान तथा करों संबंधी हिसाब किताब रखना, कृषि संबंधी झगड़ों जैसे कि पट्टे या सिंचाई के प्रश्न पर होने वाले झगड़े की हल करना। तो ये सब कुछ कार्य है। यहाँ पे पट्टा का मतलब आप ज़मीन समझ सकते हैं। किसी को दिया जाता है पट्टे के रूप में और वो वहाँ पे सिंचाई वगैरह कर सकता है, लेकिन उसका मालिकाना हक उसको नहीं मिलता है उस ज़मीन का। जैसे कि मान के चलिए आपके पास एक ज़मीन है, इसका मालिक आप हैं। अगर आप चाहें तो इस ज़मीन को किसी को पट्टे के रूप में दे सकते हैं और वो व्यक्ति यहाँ पे अपना सिंचाई वगैरह कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को इस ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिलता है। तो ये है पट्टा। या फिर गवर्नमेंट भी ये काम कर सकता है, यानी कि सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि जो पट्टा होता है
वो या तो सरकार के द्वारा या ज़मीन का जो असली मालिक है उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो चोलों के ग्राम सभा का कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत था। चोलों का जो ग्राम सभा था वो उसका कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत था। यह सभाएं अपने कार्यविधि में एक लघु गणतंत्र मानी जा सकती है। लघु गणतंत्र यानी कि जिस प्रकार से केंद्र प्रशासन ये लोग का संचालित होता था, उसी प्रकार से गांव में एक छोटा सा जो स्वशासन होता था उसमें भी सेम शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो इसीलिए इसको लघु गणतंत्र मानी जा सकती है। यह वस्तुतः चोल ग्राम प्रशासन की आधारशिला थी। यह सभाएं ग्राम में भू विवादों पर अपना निर्णय, भू स्वामित्व निर्धारण तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु सिंचाई आदि के कार्यों की व्यवस्था करती थी। तो सबसे पहले हमने लिखा कि जो चोल शासक है या फिर चोलों का जो ग्राम सभा है उसका कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत था। किस प्रकार से विस्तृत था, क्या क्या कार्य होता था, आपको मेंशन करना है। तो ग्राम सभाओं का जो भूमि विवाद होता था उसका निर्णय लिया जाता था ग्राम सभा के माध्यम से। कौन भूमि का असली हकदार है इसका निर्धारण किया जाता था ग्राम सभा के माध्यम से। कृषि संबंधित सिंचाई का निर्धारण करना, कृषि कार्यों का देख रेख करना, जितना सारा व्यवस्था है सिंचाई देखना, फिर कृषि उत्पादन देखना, सबका कार्य है ग्राम सभा में, यानी ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता था। इसीलिए इसको लघु गणतंत्र हम लोग बोल सकते हैं। और ये चोल ग्राम प्रशासन का आधारशिला था। अगर आप समझ गए होंगे तो लिख लेंगे आप। तालाबों एवं उनकी प्रणालियों द्वारा सिंचाई हेतु जल वितरण की व्यवस्था करना भी ग्राम सभा का प्रमुख कार्य था। ये सब हम लोगों ने यहाँ पे कार्य को लिखा है। फिर अनुपयोगी जमीन का अधिकरण, तदुपरांत उस पर होगा या फिर उस पर सिंचाई के लिए तालाब का निर्माण करना, उसका रख रखाव करना, प्रति भूमि पर वृक्षारोपण एवं उद्यान निर्माण का कार्य भी सभा ही करती थी। फिर ग्रामोपयोगी कार्यों के लिए ग्राम सभाएं राज्य आज्ञा पर आश्रित नहीं थी। यानी कि गांव में जितना सारा कार्य करना होता था जो ग्रामवासियों के लिए जरूरी था, ग्राम उपयोगी कार्य, उन सब के लिए जितना सारा डिसीजन लेना होता था ग्राम सभा के माध्यम से लिया जाता था। और ग्राम सभा का जो आज्ञा होता था वो सर्वमान्य होता था और राज्य की आज्ञा के लिए ये लोग आश्रित नहीं था। सब ग्राम सभा के माध्यम से सॉल्व कर लिया जाता था। तो उन्हें ग्राम भूमि पर कर रोपण अथवा कर मुक्त का भी अधिकार प्राप्त था। तो इसीलिए यहाँ पे जो चोलों का जो ग्राम प्रशासन है इसको लघु गणतंत्र माना गया है। यहाँ का जो ग्राम सभाओं का आयोजन होता था उसका कार्यविधि हमने यहाँ पे लिख दिया। किस प्रकार से लघु गणतंत्र था ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देख पा रहे हैं इस प्रश्न में सबसे पहले हमने एक भूमिका लिखा कि किस प्रकार से चोलों ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, किस प्रकार से किया वो हमने डिटेल्स नहीं लिखा, बस एक विशाल साम्राज्य का स्थापित किया था। उसका सबसे मेन भूमिका या फिर मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है वो है स्थानीय स्वशासन प्रणाली, ये हमने लिखा। रोमिला थापर के अनुसार भी सेम बात को दोहराया गया है, वो हमने लिखा। अब ग्राम प्रशासन या फिर ग्रामीण जो स्वायत्ता था वो किस प्रकार से इन लोग का आधारशिला था, थोड़ा सा हमने ये मेंशन किया। और बाकी सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा ग्राम सभाओं का बात। उसके बाद लिखा अगर गांव अगर बड़ा रहेगा तो, यानी कि कोई ग्राम बहुत बड़ा होता है, कोई गांव बहुत छोटा होता है, तो बड़े बड़े गांवों में एक से अधिक सभा हो सकती थी। अब मेंबर किस प्रकार से चुना जाता था सब हमने यहाँ पे लिखा। अब महासभा का आयोजन जो होता था उसमें 3 पार्ट था, और सभा नगरम, इसको हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ का सदस्य को किस प्रकार से चुना जाता था वो हमने लिखा। समिति का कार्य क्या था वो हमने लिखा। और सभी का जो मेन कार्य था तो उसको हमने यहाँ पे पॉइंट बना के लिखा। उसके बाद हमने मेंशन किया कि चोलों का जो ग्राम सभा का कार्य था वो किस प्रकार से, सारा कार्य को लिखने के बाद हमने मेंशन किया कि किस प्रकार से वो एक लघु गणतंत्र मानी जाती है। तो अगर आप चीज़ों को समझे होंगे टॉपिक वाइज तो इतना आंसर आप खुद से लिख सकते हैं और समझ के भी लिख सकते हैं।
तो आपको PDF को 2-3 बार पढ़ना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको सारा चीज़ दिमाग में शिफ्ट हो जाएगा। अब लास्ट में लिखिए कंक्लूजन के रूप में, इस प्रकार जैसा कि रोमिला थापर ने परिलक्षित किया, ग्राम स्तर पर स्वायत्तता इतनी थी कि प्रशासन के उच्च स्तरों पर और राजनीतिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन गांव के दैनिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। यानी कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक वर्ड लिखा था कि केंद्र नियंत्रण के साथ साथ, देखिए केंद्रीय नियंत्रण के साथ साथ हमें ग्राम स्तर पर भी या फिर स्थानीय स्वशासन का नियंत्रण भी हमें देखने को मिलता है। स्थानीय स्वशासन, तो केंद्रीय स्तर पर जो डिसीजन लिया जाता था और स्थानीय स्तर पर जो डिसीजन लिया जाता था, दोनों में कोई भी मुठभेड़ नहीं होता था। यानी कि केंद्रीय स्तर पर जो डिसीजन लिया जाता था उससे जो ग्रामीण स्तर पर था, यानी कि गांव का जो शासन था, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। केंद्र स्तर का डिसीजन ग्रामीण स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, दोनों स्वतंत्र था, दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करता था ज़्यादा। ग्रामीण स्तर अपना प्रशासन, अपना शासन अच्छी प्रकार से संचालन करता था और केंद्र स्तर पर भी जो भी शासन प्रशासन है वो अच्छी प्रकार से संचालन होता था। दोनों के बीच में कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता था और ना ही किसी भी प्रकार का मुठभेड़ होता था। तो वही हमने लिखा है कि ग्रामीण, ये रोमिला थापर ने ये एक्सप्लेनेशन किया है कि ग्राम स्तर पर स्वायत्तता इतनी थी कि प्रशासन के उच्च स्तरों पर और राजनीतिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन गांव के दैनिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। उनके अनुसार यह इसलिए संभव हो सका था कि गांव पर्याप्त रूप में आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर थे। इसीलिए तो ये हो गया हमारा एक प्रश्न कंप्लीट। और इसी के साथ हमारा जो भी शासन प्रणाली हमें पढ़ना है चोल शासन के अंतर्गत सारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला पॉइंट जो मेंशन है वो है सामुद्रिक अभियान और किस प्रकार से चोलों ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया अपना, वो भी हमें मेंशन करना है। लेकिन यहाँ पे सिलेबस में जो हमारा टॉपिक मेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ सामुद्रिक अभियानों पर ही बेस्ड है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो प्रश्न बनाए हैं वह है चोल राजाओं के सामुद्रिक अभियानों एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालें कि किस प्रकार से सामुद्रिक अभियान किया गया था और सामुद्रिक अभियान के माध्यम से कितने सारे राज्यों को जीता और उसका उद्देश्य क्या था, ये आपको इस प्रश्न के माध्यम से लिखना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो दक्षिण भारतीय इतिहास में चोल साम्राज्य का उदय एक विशिष्ट घटना मानी जाती है। पांड्य और केरल के समान ही चोल भी दक्षिण की स्थानीय जाति थी, यानी कि दक्षिण भारत का एक जाति है चोल, जिसका निवास स्थान चोल मंडलम था। प्राचीनतम चोल वंश का इतिहास महाभारत काल से लेकर के अशोक के शिलालेख में मौजूद है। यानी कि चोल वंश का जो इतिहास है या फिर चोल वंश की जो जानकारी मिलती है हमें वो महाभारत काल से लेकर के जो अशोक का जो शिलालेख है उसमें भी मौजूद है और उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। और अशोक के शिलालेखों में हमने ये चीज़ पढ़ा भी था। फिर मेगास्थनीज के वृत्तांत, महावंश और टॉलमी ने भी उनका उल्लेख किया है। तो ये सब रिसोर्सेस है कि कहाँ कहाँ से हमें चोल राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो महाभारत काल से लेकर के अशोक का शिलालेख तक और मेगास्थनीज जो भारत आया था उनका जो भी वृत्तांत है, महावंश है, टॉलमी है, इनका भी उल्लेख से हमें इस शासकों के बारे में या फिर इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभ्युदय काल का नेतृत्व कार्यकाल जैसे राजाओं ने किया। कार्यकाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था प्रीलिम्स में। बाकी यहाँ पे जो जो शासक इम्पोर्टेंट है फिर से हम लोग पढ़ेंगे, परंतु समय अंतराल में यह विलुप्त हो गया। चोल शासक या फिर चोल साम्राज्य या फिर चोल राज्य दो बार इसका उद्भव होता है। सबसे पहले तो ये उद्भव होता है लेकिन कुछ समय के बाद ये विलुप्त भी हो जाता है।
प्रीलिम्स में हमने पढ़ा है ये चीज़, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। और फिर से इसका उदय होता है 9वीं 10वीं शताब्दी में, और किनके द्वारा, तो विजयालय। ये तो इस राजवंश का उत्कृष्ट हुआ कब हुआ, फिर से, तो 9वीं 10वीं शताब्दी में, यानी कि एक बार इसका विलुप्त हो जाता है, फिर से ये 9वीं 10वीं शताब्दी में फिर से इसका उदय होता है। और इसका श्रेय किससे दिया जाता है, तो विजयालय को दिया जाता है। इस राजवंश में आगे चलकर आदित्य प्रथम, राजाराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कोलोत्तुंग प्रथम जैसे कई गौरवशाली शासक हुए, और सबके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। राजेंद्र प्रथम के बारे में और राजाराज प्रथम के बारे में, ये दोनों शासक जो थे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इतना सारा शासक यहाँ पे हुए थे जिन्होंने आंतरिक भारत में गंगा घाटी के क्षेत्रों को जीता और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक अभियानों को भी पूरा किया तथा इस साम्राज्यिक नीति का आर्थिक एवं सांस्कृतिक लाभ उठाया था। तो देखिए जितना सारा शासक हुआ, सबसे पहले तो लोग गंगा घाटी के क्षेत्रों को भी जीता था, तो ये हमें डिटेल्स में यहाँ नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में टॉपिक मेंशन है सामुद्रिक अभियान, तो सामुद्रिक अभियान को हम लोग देखेंगे। साथ ही लिखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक अभियानों को पूरा किया, इसी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इस साम्राज्यिक नीति का जो आर्थिक और सांस्कृतिक जो लाभ था वो भी यहाँ पे ये लोग, यानी कि इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। अब कोई साम्राज्य अगर जीतेगा तो उसका तो यूज़ करेगा ही ना। तो अगर आप समझ गए होंगे तो इस पैराग्राफ में आपको क्या क्या बातों को याद रखना है और किन किन तथ्यों को लिखना है। तो सबसे पहले एक भूमिका लिखिए चोल साम्राज्य के उदय का, जो कि एक बहुत ही विशिष्ट घटना मानी जाती है। जिस प्रकार से पांड्य था, जिस प्रकार से केरल था, उसी प्रकार से चोल भी था, जो कि एक स्थानीय जाति था, दक्षिण भारत में निवास करता था, जगह था चोल मंडलम। ये हो गया भूमिका। अब इसका जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए आप लोग। पहले इंट्रोडक्शन, अब कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, तो जानकारी में जैसे आपका दिमाग में रहेगा कि जानकारी लिखना है कि कहाँ कहाँ से मिलती है, आपको ये सब याद आ जाएगा कि हाँ इसका इतिहास महाभारत काल से लेकर के अशोक के शिलालेख में मौजूद है, और अशोक के बारे में हमने पढ़ा भी था। फिर मेगास्थनीज के वृत्तांत से भी हमें जानकारी मिलती है, महावंश हो गया, टॉलमी हो गया, बस यही सब आपको याद रखना है। उसके बाद कौन कौन सा शासक हुआ, किस प्रकार से ये चोल शासक यानी चोल साम्राज्य था वो किस प्रकार से इतना दूर तक फैला। एक मोटा मोटा बात यहाँ पे लिखिए कि कार्यकाल जैसे राजाओं ने इसका नेतृत्व किया था, फिर एक टाइम के बाद ये लुप्त हो गया, फिर से 9वीं 10वीं में इसका उदय हुआ। अब सेकेंड टाइम उदय हुआ, फिर कौन कौन सा शासक हुआ, तो स्टार्टिंग तो विजयालय के द्वारा किया गया, बाकी राजेंद्र प्रथम है, राजाराज प्रथम है, ये सब शासकों का नाम लिखिए। और इन लोग का जो अभियान था वो गंगा घाटी के क्षेत्रों तक था, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामुद्रिक अभियानों को भी पूरा किया था। तो इतना सारा बात लिखेंगे, इसी के साथ आपका एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आंसर को आगे बढ़ाते हैं। तो चोल वंश के अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की शुरुआत करने का श्रेय अरमोलीवर्मन अर्थात राजाराज प्रथम को दिया जाता है। आप राजाराज प्रथम याद रख लीजिए अगर ये याद नहीं रहेगा तो। चोल वंश का अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देश विदेश तक, तो साम्राज्य शुरू करने का जो श्रेय है वो राजाराज प्रथम को ही दिया जा रहा है। अब किस प्रकार से है तो इसके बारे में हमको यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन करना है। तो सबसे पहले 985 एडी में इसके राज्यारोहण के साथ ही जैसे ही राजाराज प्रथम यहाँ पे शासक बनता है, इसके साथ ही चोल इतिहास के महान युग की शुरुआत होती है। किस प्रकार से होती है तो राजाराज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण करके वहाँ का शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर देता है और श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। हमने पढ़ा था प्रीलिम्स में, सेम बात को यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि राजाराज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण किया। उस टाइम शासक था महेंद्र 5, तो महेंद्र 5 को वहाँ पे हराया और श्रीलंका का उत्तरी क्षेत्र में कब्जा कर लिया। पूरा श्रीलंका पर कब्जा नहीं किया, सिर्फ उत्तरी भाग को किया था। अब राजाराज प्रथम का प्रकोप इतना ज़्यादा था कि वहाँ का शासक महेंद्र पंचम भाग के दक्षिण श्रीलंका की ओर चल गया था। तो लिखिए, इससे घबराकर महेंद्र पंचम श्रीलंका के दक्षिणी भाग में शरण ली। अब राजाराज प्रथम ने अपने द्वारा विजित श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र को मंडली चोल मंडलम नाम दिया
और मंडली चोलमंडलम को अपना साम्राज्य का एक नया प्रांत घोषित कर दिया एवं पोलनरुवा को इसकी राजधानी बनाया। तो ये है राजाराज प्रथम का सबसे बड़ी उपलब्धि। फिर चोल अभिलेखों में इस बात का वर्णन है कि राजाराज प्रथम ने कलिंग सहित 12,000 द्वीपों वाले सामुद्रिक प्रदेशों का विजय भी किया और इतिहासकार इसकी पहचान मालदीव से और लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों से करते हैं। मालदीव पर विजय निसंदेह इसकी नौसेना की एक अद्भुत उपलब्धि है। तो ये सारा सामुद्रिक अभियानों को देख करके लगता है, पढ़ करके ये अंदाज़ा होता है कि इस टाइम या फिर इस टाइम जो शासक सब हुआ करता था उसका जो नौसेना था वो कितना मजबूत था। तो ये हो गया हमारा राजाराज प्रथम के बारे में और उसका सामुद्रिक अभियानों को हमने अच्छी प्रकार से मेंशन किया। तो इसमें आपको मोटा मोटा बात याद रखना है। अगर आप राजाराज प्रथम के बारे में पढ़े होंगे तो इतना लाइन इतना पैराग्राफ बनाना आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इजीली बना लेंगे। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रथम के बारे में, तो उसको लिखिए अब। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार के क्रम में दूसरा प्रमुख नाम राजेंद्र प्रथम का है। इन्होंने या फिर इसने 1017 एडी में संपूर्ण श्रीलंका को जीता। तो राजाराज प्रथम अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो श्रीलंका के उत्तरी छोर पर कब्जा करता है। उत्तरी छोर नहीं, उत्तरी भाग पर, उत्तर साइड में श्रीलंका है तो उत्तर साइड में, जैसे कि ये श्रीलंका है तो उत्तर साइड में जो कब्जा करता है वो राजाराज करता है और संपूर्ण श्रीलंका पर जो कब्जा करता है वो राजेंद्र चोल करता है या फिर राजेंद्र प्रथम। तो संपूर्ण श्रीलंका को जीता तथा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में भेज दिया। देख पा रहे हैं कि वहाँ का जो शासक है, एक के डर से तो वह दक्षिण साइड चल गया और दूसरे से डरा क्या, दूसरे से तो दूसरा जब आया तब उसको बंदी बना लिया और चोल राज्य में भेज दिया और वहाँ पे उसको 12 वर्षों तक कैद रखा, जिससे उसका निधन हो गया। फिर श्रीलंका अगले 50 वर्षों तक चोल नियंत्रण से मुक्त नहीं हो पाया। तो देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा प्रकोप है राजेंद्र चोल का, कि श्रीलंका अगले 50 साल तक नियंत्रण इस चोलों से मुक्त नहीं हो पाया था। इसके अलावे राजेंद्र प्रथम ने अरब सागर में स्थित सती मंथी नामक द्वीप पर भी अधिकार किया, जो उनके पश्चिम भारत का प्रथम अभियान था। फिर राजेंद्र प्रथम ने 1035 ईस्वी में कंडारम क्षेत्र श्री विजय साम्राज्य पर अधिकार किया और पूर्वी भारत के इस अभियान को लोग जावा सुमित्रा के द्वीपों से जोड़कर विचारक देखते हैं। इंडोनेशिया का जगह है ना जावा सुमित्रा, तो यही द्वीपों को जोड़कर इसका व्याख्या करते हैं। तो ये हो गया हमारा राजेंद्र प्रथम के बारे में मेंशन। सबसे पहले श्रीलंका को जीता कंप्लीट, वहाँ का शासक को बंदी बना लिया, 12 वर्षों तक कैद रखा, उसका मृत्यु हो गया। श्रीलंका इस प्रकार गुलाम हुआ कि अगले 50 वर्षों तक नियंत्रण से यानी चोलों का नियंत्रण से मुक्त नहीं हो पाया। फिर सतोमंथी नामक द्वीप पर अधिकार किया, उसके बाद कड्डारम नामक द्वीप पर विजय किया और इसी को जावा मतलब बहुत सारा विद्वान जावा सुमित्रा मानते हैं इसको। तो इस प्रकार हमने राजेंद्र प्रथम का सामुद्रिक अभियानों को भी मेंशन किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या था सामुद्रिक अभियानों का? तो चोल राजाओं के द्वारा किए गए अपने नौसैनिक अभियानों से जिस अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की गई उसके 2 उद्देश्य थे। प्रथम व्यापारिक, दूसरा साम्राज्य विस्तार। सबसे पहला तो व्यापार का मामला था और दूसरा साम्राज्य का विस्तार करना था। दक्षिण भारत के इन सामुद्रिक प्रदेशों में चोल राजा अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे, यानी कि जितना सारा वो सामुद्रिक अभियान कर रहे हैं वो तो अपना व्यापार भी बढ़ाना चाहते थे और वो इसमें सफल भी रहे थे। श्रीलंका, मालदीव, कंडारम जैसे क्षेत्रों पर विजय से व्यापारिक गतिविधियों में इजाफा हुआ, जिसका लाभ चोल राजवंश को मिला। और दूसरा तथ्य कि चोल राजाओं का साम्राज्य विस्तार की इच्छा से अभिभूत होकर इस क्षेत्रों का विजय किया, यह भी तर्कसंगत ही प्रतीत होता है। सही बात है कि चोल साम्राज्य का दूसरा टारगेट था कि अपना साम्राज्य का विस्तार करना। अब विस्तार क्यों करना? क्योंकि इससे राजा का जो प्रकोप है वो पता चलता है। और यहाँ पे देखिए लिखे हैं हमने कि क्योंकि
प्राचीन काल में प्रत्येक राजवंश इसे अपना गौरव तथा उपलब्धि से जोड़कर व्याख्या करता है। जैसे कि सम्राट अशोक कलिंग को जीता था, और भी जितना सारा शासक हमने पढ़ा, और जो भी साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाता है यानी कि साम्राज्य का विस्तार करता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी उपलब्धि को बताता है इसके माध्यम से। और चोल राजाओं ने भी यही स्ट्रेटेजी को अपनाया था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, उसका दूसरा जो नीति था वो साम्राज्य विस्तार की नीति था, क्योंकि उन्हें अपनी उपलब्धि को दिखाना है। तो ये हमने उद्देश्य पर भी टिप्पणी किया। अब उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि चोल राजाओं ने दक्षिण भारत में पहली बार एक सशक्त एवं मजबूत नौसेना की स्थापना की और इसके माध्यम से समुद्र स्थित प्रदेशों को विजित किया यानी कि जीता, तथा इन प्रदेशों के माध्यम से होगा यहाँ पे व्यापारिक लाभ प्राप्त कर अपने साम्राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया। इसी के साथ हमारा एक और प्रश्न कंप्लीट होता है और यह प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट भी है, इससे आप इम्पोर्टेंट क्लिक करेंगे, इम्पोर्टेंट टिक करेंगे इसको। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, वह है कला और साहित्य के क्षेत्र में। तो स्थापत्य कला के विशेष संदर्भ में चोलों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, सिलेबस में हमारा मेंशन था चोल के बारे में कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में समुद्री गतिविधियाँ, हमने पढ़ा इसको। चोल प्रशासन के बारे में भी पढ़ा कि चोल प्रशासन में कितना सारा विशेषता था, उनमें से जो ग्रामीण विशेषता था यानी कि स्थानीय स्वशासन वाला, उसके बारे में स्पेशल से हमने एक प्रश्न को पढ़ा। अभी क्लास टॉपिक बचा है कला और साहित्य। तो देखते हैं इसका आंसर। चोल राजा जिस प्रकार अपने विजयों और शासन प्रबंध के लिए प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार साहित्य और कला को प्रश्रय देने के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके समय में संस्कृत और तमिल दोनों ही भाषाओं और साहित्यों का विकास हुआ। संस्कृत का भी हुआ और तमिल का भी हुआ। कला के क्षेत्र में अपने विशाल और भव्य भवनों और मंदिरों तथा धातु और पत्थर की बनी अनेक सुंदर मूर्तियों के लिए वे विख्यात हैं। चोल काल के प्रारंभिक स्मारक पुडुक्कोट्टे नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। ये तमिलनाडु का ही जगह है पुडुक्कोट्टे, दक्षिण भारत का। तो वहीं से प्राप्त होता है। यहाँ विजयपाल द्वारा नारतामलाई में बनवाया गया चोलेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है कि चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किनके द्वारा किया गया था। तो विजयपाल द्वारा कहाँ पे, नारतामलाई। ये भी आपका तमिलनाडु में ही स्थित है। तो नॉर्थ मलाई, देखिए नॉर्थ मलाई लिखा रहता है, नार्ता नहीं, नॉर्थ थ लिखा रहता है, मलाई तमिलनाडु में स्थित है। वहाँ पे चोलेश्वर मंदिर बनवाया गया था विजयपाल के द्वारा। आदित्य प्रथम के समय तिरुकट्टले का सुंदरेश्वर मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली का अच्छा उदाहरण है। परांतक प्रथम के समय निर्मित श्रीनिवासनल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर प्रसिद्धतम है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, फैक्चुअल चीज़ है इसीलिए। चोल मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर बहुमंजिला विमान और विस्तृत आंगन, ऊपर गुंबदाकार शिखर चोल मंदिर की मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये सब कुछ विशेषता है, जैसे कि गर्भगृह के ऊपर बहुमंजिला विमान, बड़ा सा आंगन, ऊपर में गुंबद के शेप का एक शिखर गुंबद का शेप में होता है ना, इस तरह शिखर। ये सब चोल मंदिर का मुख्य विशेषताएं हैं। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दोनों ही शैव थे और उन्होंने कई मंदिरों और भवनों का निर्माण कराया। तंजौर में राजराजेश्वर नामक मंदिर राजाराज प्रथम के द्वारा बनवाया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पीटी मेंस हर जगह ये प्रश्न पूछा है। इसका विमान 82 फीट के आधार पर 190 फीट ऊंचा है और इसमें 13 तल है। इसके शीर्ष पर एक पत्थर का बना 25 फीट ऊंचा और 80 टन भारी है। उसके बाद तंजौर में दूसरा भव्य मंदिर है सुब्रमण्यम का।
यह राजेंद्र ने अपने नई राजधानी गंगैकोंडचोलपुरम में कई राजप्रासाद और मंदिर बनवाए थे। ये अलग लाइन है, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए। इसमें आपको याद रखना है कि तंजौर में जो राजराजेश्वरी नामक मंदिर है, ये बनाया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। सीधा याद रख लेना है। अगर ये सब डायमेंशन आपको याद ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आप मेंशन कर दीजिएगा। लेकिन अगर इसको मेंशन कीजिएगा तो इससे इस मंदिर का जो भव्यता है, यानी कि इतना विशाल है, उसका स्वरूप पता चलता है। और उसके बाद तंजौर में दूसरा एक बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर, वह है सुब्रमण्यम का। और राजेंद्र चोल भी अपनी राजधानी गंगैकोंडचोलपुरम में कई सारा राजप्रासाद और मंदिर बनवाए थे। तो ये तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन राजराजेश्वर मंदिर आपको इम्पोर्टेंट है। यहाँ से MCQ के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको याद रखना है। और जो सुब्रमण्यम का मंदिर है, ये पूछा जा सकता है कहाँ पे स्थित है, तो तंजौर में, ये आपको याद रखना है। और एक ये वाला कोरंगनाथ मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे श्रीनिवासनल्लूर बनाया गया था परांतक प्रथम के द्वारा। और ये जो जगह है श्रीनिवासनल्लूर, ये भी आपका तंजौर जिले में ही स्थित है, तंजावुर जिला में, तमिलनाडु का तंजावुर जिला में। फिर आपको याद रखना है कि विजयपाल के द्वारा नारतामलाई में चोलेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। विजयपाल के द्वारा ये बनाया गया था। और आदित्य प्रथम के द्वारा बनाया गया था सुरेश्वर मंदिर। अगर आप इतना ही याद रख के अगर आप अच्छा से लाइन बाय लाइन लिख देंगे तो भी ये पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक मेहनत खुद से कीजिए, इंटरनेट में सर्च करके देख लीजिए कि राजराजेश्वरी मंदिर किस प्रकार से दिख रहा है। जितना सारा मंदिर हमने यहाँ पे लिखा है उसको थोड़ा सा आप लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो आपको ये जो लाइन हमने लिखा है ना कि गर्भगृह के ऊपर बहुमंजिला विमान है, बहुत विस्तृत आंगन है, ऊपर गुंबदकार शेप का एक शिखर है, तो ये सब विशेषता आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और इसको आप थोड़ा खुद से देखने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पे मैप तो ऐड नहीं कर सका और एग्ज़ाम में आपको इस तरह फिगर आप बना भी नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको सीधा सीधी मेंशन करके छोड़ देना है। हाँ, अगर आप रफ डायग्राम बना के दिखा देंगे इस तरह से बहुमंजिला भवन, तो हो सकता है, अगर आप करना चाहें तो कर दीजिए। और अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं खुद आपको फिगर में ऐड करके नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, लेकिन उसका ज़रूरत शायद नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गंगैकोंडचोलपुरम का मंदिर 340 फीट लंबा और 110 फीट चौड़ा है। इसका 8 मंजिला पिरामिडाकार विमान 100 वर्ग फीट के आधार पर बना है और 86 फीट ऊंचा है। इस पर 175 × 95 के आकार का महामंडप है। ये फीट में बात कर रहा है, 175 फीट × 95 फीट के आकार का एक महामंडप है। और मंडप व गर्भगृह को जोड़ने वाला गलियारा यानी कि अंतराल है। इसकी छत सपाट है। यह मंदिर चोल कला की भव्यता एवं आकर्षण को दर्शाते हैं। एक काम करता हूँ, इस प्रश्न को अभी हम लोग रहने देते हैं। ये जो प्रश्न है स्थापित कला यानी कि जो मंदिर वगैरह, ये प्रश्न जितना सारा मंदिर हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है, इसको हम एक अलग से वीडियो में आपको फिगर के साथ आपको बता देंगे। जितना सारा मंदिर का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सब मंदिर को जितना सारा इसका फिगर है सबको यहाँ पे ऐड करेंगे और फिगर के साथ हम लोग इसको अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा ये सब। अन्यथा ये सब रटना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपको ये सब पिरामिड आकार विमान आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा। जब तक इसको हम लोग फिगर में नहीं देखेंगे ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस PDF को थोड़ा सा मुझे एडिट करना होगा और सिर्फ इस प्रश्न को हम लोग एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना तैयारी कीजिए और PDF आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। और इस प्रश्न को हम लोग हो सके तो आज शाम को एक वीडियो मैं बना दूंगा, अन्यथा कल सुबह को मैं अपलोड कर दूंगा। आप देख लीजिएगा फिगर के साथ, आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।